गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था तो कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था तो आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो जीवितगुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवितगुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनकी उपाधियां को सुमिलित कीजिए। तो हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजधिराज, जीवितगुप्त तो राजाओं में सिरमौर, आदित्य सेन परम भट्टाकार, महाराजधिराज। तो ऑप्शन सी सही। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीत लिया था? तो जीवितगुप्त ने। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था तो आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? तो आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है तो कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन गुप्त। गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री
इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ने। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 ईस्वी से 640 ईस्वी यानी 5 वर्ष तक अध्ययन किया था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो 635 ईस्वी में। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्माढ्य था। पालकालीन बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार। पाल वंश के संस्थापक थे? तो गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भागलपुर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराया था? तो देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसे 200 गांवों को दान में दिया? तो धर्मपाल। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कराया था? तो गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी तो धीमन एवं बिठपाल की। धीमन एवं बिठपाल। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिष्टपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के। धीम का पुत्र बिष्टपाल था।
पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है तो नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिष्टपाल समकालीन थे तो धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा परिमति और पंचरक्ष किस युग के हैं तो पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है तो नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश पारित करते थे तो पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भोक्ति कहा जाता था तो मगध को। संभवतः अंग पुंडरवर्धन भूमि थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था तो नालंदा में। मिथिला के कर्नाट शासक मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन काल में हुआ तो रामपाल के शासन काल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था तो नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी तो सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पूंजी प्रधान का विकास हुआ तो कर्नाट शासक के समय। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था तो 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासक था तो नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगल द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री तो मुल्ला तकिया। और धर्मा स्वामिनी तो आंसर डी, बी और सी दोनों। तुगरिल तुगलन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था तो राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान राजा समाज सुधारक था तो हरि सिंह देव। पंजी प्रधान मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ तो हरि सिंह देव के शासन काल में।